ये देखना होगा। लेकिन राजीव, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश को लेकर क्या बहुत इनसिक्योर है क्या बीजेपी? क्योंकि देखिए, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से एक नए नए प्रयोग इस बार किए जा रहे हैं। पहले तारीखों से काफी समय पहले सीटों पर ऐलान, पहली लिस्ट जारी कर देना, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरा, उसको लेकर कोई बयान ना देना, प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ना। अब तीसरा, ये सीधा अब केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को ही अब मैदान में उतार दिया गया है। यानी राष्ट्रीय स्तर के वो नेता जिन्हें इन चुनावों को, विधानसभा चुनावों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो खुद जीतने के लिए अब लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे। तो किस तरह से आप इस समीकरण को, इस रणनीति को देख रहे हैं? और क्या यही फॉर्मूला अब दूसरे राज्य, राजस्थान या छत्तीसगढ़, वहां पर भी अपनाएगी क्या बीजेपी? देखिए पूजा, वैसे तो हमारे सहयोगी ने, विपिन ने ज़्यादातर चीज़ें बताई दी, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में, चूंकि पैनलिस्ट और भी है, कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की, इसने सिर्फ मध्य प्रदेश के नेताओं की नहीं बल्कि राजस्थान के नेताओं की, और अगले साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जो सांसद सिटिंग है उनकी सबकी नींद उड़ाने का काम इस लिस्ट ने किया है। ये प्रयोग मुझे लगता है कि भारत की सियासत में पहली बार हो रहा है, जब 3 केंद्रीय मंत्री और 8 सांसदों को उतारने का फैसला किया गया है विधानसभा के चुनाव में। तो अगर इतना बड़ा फैसला और चौंकाने वाला फैसला किया गया है तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। जो बात मुझे समझ में आती है, पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि पिछले चुनाव का नतीजा उसके सामने है। अगर कांग्रेस को तोड़ा नहीं गया होता तो शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री नहीं होते, ये सबको पता है। तो बात यह है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें दो तीन वजह मुझे साफ दिखाई देती हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से मजबूत है और कई बार वहां सरकार बनाने में कामयाब पहले भी हो चुकी है। जब इतना उसका विस्तार नहीं था तब मध्य प्रदेश उसके मजबूत गढ़ और किले के तौर पे माना जाता था। तो बात यह है कि इतने लंबे समय तक वहाँ पर सत्ता में रहने की वजह से ग्रुपिज्म, फैक्शनलिज्म, गुटों की राजनीति जो है वो बहुत हावी है मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि बड़े ये सारे सूरमाओं को, जो क्षेत्रीय छत्रप है, राकेश सिंह, गणेश सिंह, ये लोग बहुत दिनों से सांसद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के बहुत सम्मानित नेता बहुत दिनों से हैं। लगातार उन्होंने चंबल इलाके में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में राजमाता सिंधिया के बाद किसी नेता का नाम आता है तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो अलग अलग इलाकों में ये सारे नेता बहुत ताकत, फग्गन सिंह कुलस्ते, न जाने, मुझे तो याद ही नहीं कितने दिन से सांसद है, कितनी बार जीत चुके हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल कुछ दिन बीजेपी से नाराज होकर उमा भारती के साथ गए थे फिर, लेकिन उमा भारती के साथ उनकी वापसी हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो गुट है, जो अंदरूनी कलह है, जैसे चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर हमेशा सिंधिया परिवार के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, इन्होंने बीजेपी की, अब दोनों एक साथ आ गए हैं। चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर से ज़्यादा प्रभाव सिंधिया फैमिली का रहा है, और आप देखिए पिछली बार कांग्रेस की सीटें उसको ज़्यादा मिली हैं। अब सिंधिया भी उसी इलाके के आ गए हैं, सिंधिया के मन में भी इच्छा होगी और वहाँ उनके समर्थक चाहते होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अगली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ सकता है क्या? इसका टेंशन उनको भी होगा। दूसरी बात, ये गुटों को तो कैलाश विजयवर्गीय 2015 से वहाँ के स्थानीय राजनीति में नहीं है, और अभी जो नरोत्तम मिश्रा, जो BD शर्मा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अंदरूनी कलह है इसको समाप्त करने के लिए, इन नेताओं को अपने अपने जिलों में उलझा देने के लिए, अपनी अपनी सीटों में केंद्रित करने के लिए बीजेपी ने ये फैसला लिया होगा। और दूसरी ये कि इन सारे नेताओं को, जिनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनके मन में ये भरम पैदा रहे कि इसमें से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि उसको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगर इनमें से कोई हार गया तो फिर उसके लिए वो रास्ते बंद भी हो जाएंगे, और फिर अगली बार जो लोकसभा का टिकट होगा फिर उसके लिए एक और दबाव उस नेता के ऊपर आएगा। मुझे मोटे तौर पे यही चीज़ें अभी समझ में आती हैं।